कभी सोचा है कि भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश असल में दिखता कैसा है? मतलब जमीनी तौर पर। आज हम इसी की एक छोटी सी यात्रा पर चल रहे हैं। एक ऐसी जमीन जहां हर पठार, हर घाटी की अपनी एक कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को समझते हैं। तो ये रहा हमारा गाइड। ये नक्शा, हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा उलझा हुआ सा लग सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसके हर एक हिस्से को एक-एक करके बड़े आराम से सुलझाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये नक्शा हमें बताना क्या चाहता है? ये सिर्फ कुछ लकीरें और रंग नहीं है। नहीं, ये इस धरती के लाखों साल पुराने इतिहास की गवाही दे रहा है। देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत पुरानी दुनिया से। नाम था गोंडवाना लैंड। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप। और मध्य प्रदेश जो है वो उसी प्राचीन जमीन का एक हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर हिस्सों में से एक को देख रहे हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये जमीन कितनी पुरानी है। अब इसे और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया जाए। यहीं से हमारी समझ की असली शुरुआत होगी। तो बस एक नंबर याद रखना है, 3। मध्य प्रदेश की पूरी फिजिकल बनावट को समझने के लिए बस ये संख्या काफी है। यह हमारी समझ को एक साफ सुथरा ढांचा देगी। तो ये हैं वो 3 हिस्से। पहला, सेंट्रल हाईलैंड, जो इस राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, सतपुड़ा मेकाल रीजन, जो इसकी दक्षिणी रीढ़ की हड्डी जैसा है। और तीसरा, ईस्टर्न प्लेटो, यानी इसका पूर्वी किनारा। चलिए अब एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। चलिए सबसे बड़े वाले हिस्से से शुरू करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च प्रदेश। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसके अंदर ही कई अलग अलग दुनियाएं बसी हुई हैं। सच में। और इस विशाल क्षेत्र के अंदर हमें 5 अलग-अलग इलाके मिलते हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, ऐतिहासिक बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार और जीवन देने वाली नर्मदा सोन घाटी। अब जरा नक्शे पर फिर से नजर डालिए। देख रहे हैं कैसे ये पांचों क्षेत्र एक साथ मिलकर वो एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। पश्चिम में मालवा के फैले हुए मैदानों से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी की गहरी खाई तक, ये सब कुछ सेंट्रल हाईलैंड का ही हिस्सा है। चलिए अब अपनी यात्रा को राज्य की सीमाओं की ओर लेकर चलते हैं। दक्षिण और पूर्व की तरफ, जहां हमारे बाकी के 2 मुख्य क्षेत्र इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो एक दीवार की तरह राज्य की दक्षिणी सीमा पर खड़ी है। और दूसरी तरफ है पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड भी कहते हैं। ये पूर्वी छोर पर शांति से मौजूद है और ये दोनों मिलकर राज्य की भौगोलिक तस्वीर को पूरा करते हैं। तो हमने इन क्षेत्रों को देख तो लिया, लेकिन अब एक मजेदार सवाल कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। तो क्या लगता है, इन सभी क्षेत्रों में से चैंपियन कौन है? कोई अंदाजा है? सोचिए, क्योंकि जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। और विजेता है मालवा का पठार। ये लगभग 29% के साथ सबसे आगे है। और ठीक इसके पीछे है नर्मदा सोन घाटी, 26% के साथ। अरे वाह, ये तो काफी करीबी मुकाबला था। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है। ये अकेला ही राज्य के 1/4 से भी ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है। और ये टेबल एक नज़र में पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा इलाका कितना बड़ा है, बल्कि उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में भी बताती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग रुतबा है। तो अगली बार जब कोई मध्य प्रदेश का जिक्र करे तो दिमाग में सिर्फ एक राज्य का नाम ना आए, बल्कि पठारों, घाटियों और पहाड़ों की इस मिलीजुली दुनिया की तस्वीर आए। और ये भी सोचिएगा कि आखिर ये भूगोल, ये जमीन, यहाँ के लोगों को, उनके रहन सहन को और उनकी कहानियों को कैसे बनाती होगी। क्योंकि आखिर में भूगोल सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि जिंदगी का भी किस्सा होता है। नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारत के बिल्कुल दिल में एक ऐसी जमीन है जिसका जन्म लाखों साल पहले ज्वालामुखी की आग से हुआ था? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मालवा के पठार की। ये सिर्फ एक जमीनी हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ तो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति सब कुछ एक साथ सांस लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच एक बहुत बड़े तिकोने हिस्से में फैला हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शे पर बनी लकीर नहीं है। ये तो वो जमीन है, वो मंच है जिस पर इस पूरे इलाके का इतिहास, इसका आज और इसका भविष्य लिखा गया है।
तो मालवा भारत का हृदय। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मध्य भारत का ये सबसे बड़ा पठार आखिर है कहाँ और कितना बड़ा है। और ये सवाल भी जरूरी है कि क्यों ये पठार सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए इतना खास है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28.62%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश की कुल जमीन का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा अकेला मालवा का पठार है। मतलब ये इस राज्य की पहचान का कितना बड़ा और जरूरी हिस्सा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और इसकी लोकेशन भी देखिए कितनी कमाल की है। एक तरफ पश्चिम में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली खड़ी है और दूसरी तरफ पूरब में बुंदेलखंड का पठार है। तो इन दोनों के बीच में मालवा एक तरह से एक पुल का काम करता है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता भी है और साथ ही अपनी एक अलग पहचान भी कायम रखता है। अग्नि से जन्मी भूमि। अब बात करते हैं उन नाटकीय ज्वालामुखी घटनाओं की जिन्होंने इस पठार की किस्मत ही लिख दी। चलिए समय में लाखों साल पीछे चलते हैं, जब ये जमीन आग और लावा से बन रही थी। इसकी कहानी किसी धधकती हुई भट्टी में घड़ी गई थी, जिसने इसके आज के रूप की नींव रखी। तो हुआ यूं कि लाखों साल पहले जमीन में दरारें पड़ीं और उनसे लावा उबलकर बाहर निकला और एक बहुत बड़े इलाके पर ऐसे फैल गया जैसे किसी ने एक मोटी चादर बिछा दी हो। फिर जब ये लावा ठंडा हुआ तो ये बन गया बेसाल्ट, एक बहुत ही कठोर चट्टान। बस यही चट्टानों की परत आज मालवा का पठार है। और हाँ, ज्वालामुखी से बनी चट्टानों के इसी विशाल फैलाव को हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और जानते हैं उन ज्वालामुखी चट्टानों ने हमें सबसे कीमती तोहफा क्या दिया? वो है ये काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। असल में जब वही बेसाल्ट चट्टानें लाखों सालों में टूटी तो उनसे ये उपजाऊ मिट्टी बनी। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये नमी को पकड़ कर रखती है। और बस इसी खूबी ने इसे कपास और गेहूं जैसी फसलों के लिए किसी सोने से कम नहीं बनाया है। गेहूं की डलिया। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि कैसे इस जमीन की बनावट और यहाँ के मौसम ने मिलकर मालवा को खेती का एक पावर हाउस बना दिया। इस उपजाऊ काली मिट्टी का ही कमाल है कि यहाँ गेहूं, कपास और सोयाबीन की फसलें खूब लहलहाती हैं। लेकिन गेहूं का उत्पादन यहाँ इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि इस पूरे इलाके को ही गेहूं की डलिया कहा जाने लगा। ये नाम ही बताता है कि ये इलाका पूरे देश का पेट भरने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। यहाँ का मौसम भी बड़ा दिलचस्प है। पठार के एक हिस्से यानी पश्चिमी मालवा में, जो राजस्थान के पास पड़ता है, वहाँ बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेकिन जैसे ही हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, बारिश लगभग 2 गुनी हो जाती है, 75 से 125 सेंटीमीटर तक। और बारिश का ये फर्क सीधे सीधे यहाँ की खेती पर असर डालता है कि कौन सी फसल कहाँ बेहतर होगी। अच्छा, एक बात और, मालवा का पठार मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल सपाट जमीन है। नहीं, यहाँ कई छोटी बड़ी पहाड़ियों और चोटियां भी हैं। और इनमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार, जो 881 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ की जमीन में भी अपनी एक अलग वैरायटी है। प्रदेश का औद्योगिक केंद्र। तो अब कहानी को खेती से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे उपजाऊ खेतों से निकलकर ये इलाका बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का हब बन गया। तो ये बात साफ है कि मालवा की पहचान सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। आज की तारीख में ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ खेती से जुड़े उद्योग और मॉडर्न फैक्ट्रियाँ दोनों साथ साथ तरक्की कर रहे हैं। इससे इस इलाके के विकास को डबल पावर मिलती है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है इंदौर। इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, जो अपनी कपड़ा मिलों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। बिल्कुल उसी तरह इंदौर अपने सूती कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। इसीलिए तो इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर का निकनेम मिला है। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ के खेतों में उगने वाली कपास ने एक पूरे उद्योग को जन्म दे दिया। मालवा के दर्शनीय स्थल। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और मालवा की उस गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में उतरते हैं जो इसकी जमीन में रची बसी है। मालवा का इतिहास तो जैसे इस समय में एक यात्रा करने जैसा है। एक तरफ महाकाल की नगरी प्राचीन शहर उज्जैन है, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का शांत प्रतीक सांची का महान स्तूप। यहाँ भीमबेटका की गुफाएं हैं, जहाँ हजारों साल पुराने शैलचित्र मिलते हैं, और उदयगिरी की गुफाएं हैं जो हमें सीधे गुप्त साम्राज्य के दौर में ले जाती हैं।
सच कहें तो ये इलाका इतिहास की एक खुली किताब है, जिसका हर पन्ना एक अलग कहानी सुनाता है। तो हमने क्या देखा? मालवा सिर्फ एक पठार नहीं है, ये एक ऐसी जमीन है जो आग से पैदा हुई, जिसे किसानों ने अपने पसीने से सींचा, जहां आज उद्योग फल फूल रहे हैं और जिसका हर कोना इतिहास की गवाही देता है। ये सारी बातें मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि एक ऐसा इलाका जो संसाधनों, इतिहास और इंडस्ट्री हर चीज से इतना अमीर हो, उसका भविष्य उसे किस ओर ले जाएगा। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के बिल्कुल दिल में। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के दो मशहूर पठार मालवा और बुंदेलखंड सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये यहाँ की जिंदगी को एक बहुत ही अनोखा आकार देते हैं। और हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार है ये दस्तावेज, जो हमें इन पठारों के बारे में गहरी और दिलचस्प बातें बताता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के इस दिल में आखिर जिंदगी को कौन सी चीजें शक्ल देती हैं? यहाँ की जमीन, नदियां और जलवायु का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला पड़ाव, और वो है विशाल मालवा का पठार। ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। ये देखिए नक्शे पर, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी लगती हैं, जो इसे एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक इलाका बनाता है। अब ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। पूरे मध्य प्रदेश का 10.6% हिस्सा। जी हाँ, और यही बात इसे क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा पठार बना देती है। तो मतलब हम किसी छोटे मोटे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। तो मालवा की जमीन में ऐसा क्या खास है? क्यों है ये इतनी उपजाऊ? इसका राज है जलोढ़ मिट्टी। ये वो मिट्टी है जिससे चंबल और उसकी सहायक नदियां मानो सदियों से एक तोहफे की तरह यहाँ बिछाती आ रही हैं। इसी वजह से ये पूरा इलाका खेती के लिए एक वरदान जैसा है। यहाँ बारिश की बात करें तो औसतन 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। अब ये आंकड़ा जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे एक बड़ी ही दिलचस्प बात पता चलने वाली है। अब देखिए, इसी पठार पर एक जगह है भिंड जिला। चलिए जरा जूम इन करते हैं यहाँ, और ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 55 सेंटीमीटर। भिंड में औसत सालाना बारिश सिर्फ 55 सेंटीमीटर होती है, और पता है ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम है। कमाल है ना, एक ही पठार पर इतना फर्क। अच्छा, तो जमीन और मौसम की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इन हालात में यहाँ की जिंदगी कैसी है। लोग क्या उगाते हैं, क्या बनाते हैं, और यहाँ का इतिहास कितना पुराना है। फसलों की बात करें तो यहाँ सरसों, गेहूं, ज्वार और बाजरा ये सब खूब होता है। असल में सरसों तो इतनी होती है कि इस पठार को सरसों की हांडी तक कह दिया जाता है, खास तौर पर मुरैना जिले को। और देखिए, जहाँ खेती अच्छी होती है वहाँ उद्योग भी तो फलते फूलते हैं। भिंड का मालनपुर और मुरैना में कैलारस और बानमोर, ये सब इस इलाके के बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। पर बात सिर्फ खेती या फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। ग्वालियर का शानदार किला, सास बहू मंदिर और मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, ये सब इसकी गवाही देते हैं। और यहाँ की संस्कृति में एक और रंग भरती है सहरिया जनजाति। ये लोग शिवपुरी के जंगलों में रहते हैं और इस इलाके की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक चुनौती है। वही चंबल नदी जो वरदान है, अपने बीहड़ों की वजह से मिट्टी के कटाव की एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी करती है। तो चलिए अब मालवा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर, पूर्व की ओर, जहाँ एक बिल्कुल अलग दुनिया, बुंदेलखंड का पठार हमारा इंतजार कर रहा है। तो अब हम मालवा से निकलकर पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड। नक्शे में देखिए, है तो ये मालवा का पड़ोसी, पर इसकी जमीन और कहानी दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का करीब 7.6% हिस्सा कवर करता है। मतलब मालवा से ये काफी छोटा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क, वो चीज जो इसे मालवा से एकदम अलग बना देती है, इसकी जमीन। यहाँ नरम जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलेगी। ये बना है अरबों साल पुरानी बेहद कठोर ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। अब जरा सोचिए, जब चट्टानें इतनी सख्त हों तो पानी और हवा के लिए उन्हें काटना कितना मुश्किल होगा। और इसी वजह से यहाँ का लैंडस्केप मालवा जैसा सपाट नहीं, बल्कि ऊबड़ खाबड़ और असमान है। तो
हमने मालवा की उपजाऊ मिट्टी की सैर भी कर ली और बुंदेलखंड की चट्टानी जमीन की भी। चलिए अब एक आखिरी बार दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या-क्या हैं। तो कहानी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसी है। एक तरफ मालवा, जो बड़ा है, जलोढ़ मिट्टी की वजह से उपजाऊ है और सरसों की खेती के लिए मशहूर है। वहीं दूसरी तरफ है बुंदेलखंड, जो छोटा है, ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है और जिसका भूभाग ऊबड़-खाबड़ है। देखिए, दोनों पठार हैं, पर पहचान कितनी अलग है। और अंत में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि ये लाखों करोड़ों साल पुरानी जमीन, ये चट्टानें, ये नदियाँ आज भी यहाँ के लोगों के जीवन को, उनके खाने पीने के तरीकों को, उनकी संस्कृति को किस तरह से रोजाना प्रभावित कर रही हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। सोचिए, भारत के ठीक बीचों बीच दो इलाके, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, लेकिन उनकी तकदीर, उनकी कहानी पूरी तरह से अलग। एक तरफ है बुंदेलखंड और दूसरी तरफ रीवा पन्ना। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ जमीन का फर्क इन दो पड़ोसी इलाकों की पूरी किस्मत लिख देता है। अब देखिए, मैप पर तो ये दोनों पठार एकदम पड़ोसी दिखते हैं, लेकिन असल में इनकी पहचान में ना जमीन आसमान का फर्क है। चाहे इनकी मिट्टी हो, मौसम हो, नदियां हो या फिर इनका इतिहास, सब कुछ एक अलग ही रास्ते पर चला है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? आइए इस पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी जगह की कहानी की शुरुआत होती है उसकी जमीन से, है ना? तो चलिए सबसे पहले इन पठारों की नींव को ही समझते हैं, यानी इनकी चट्टानें कैसी हैं, इनकी बनावट कैसी है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जो बाकी सब कुछ तय करती है। और बस यहीं से इन दोनों की कहानी अलग-अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। एक तरफ बुंदेलखंड, जो कि कठोर, बहुत पुराने विंध्याचल पहाड़ों का हिस्सा है, मतलब जमीन पथरीली, ऊंची नीची, ऊबड़-खाबड़। और दूसरी तरफ है रीवा पन्ना का पठार, जो दरअसल नदियों के कटाव से बना है। इसको विंध्यन कगार भी कहते हैं, मतलब वो इलाका जहां चट्टानों के कटने से गहरी और एकदम ड्रामेटिक घाटियां बन गई हैं। अच्छा, बुंदेलखंड कितना ऊंचा और विशाल है, इसका अंदाजा इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पीक से लगा सकते हैं। पूरे 1172 मीटर। ये चोटी एक तरह से इस पूरे इलाके की छत है और ये साफ साफ बताती है कि यहाँ का भूगोल कितना ऊबड़-खाबड़ और चैलेंजिंग है। और अब इसकी तुलना कीजिए रीवा पन्ना की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर से, जो है 752 मीटर पर। ऊंचाई का ये जो बड़ा फर्क है ना, यही इन दोनों पठारों के पूरे कैरेक्टर को अलग कर देता है। और देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई की बात नहीं है, ये फर्क ये भी तय करता है कि जब आसमान से पानी बरसेगा तो वो कहाँ ठहरेगा और कितना ठहरेगा। तो ठीक है, जमीन की बनावट तो समझ आ गई। अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि जमीन के बाद मौसम ही तो है जो तय करता है कि वहां क्या उगेगा और वहां रहने वालों की जिंदगी कैसी होगी। और यहां पर भी फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। रीवा पन्ना में बारिश होती है 100 से 125 सेंटीमीटर तक और मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ है। तो नतीजा क्या होता है? यहाँ गेहूं और ज्वार तो हैं ही, साथ में सरसों और तिलहन जैसी कैश क्रॉप्स भी खूब होती हैं। अब इसके बिल्कुल उलट बुंदेलखंड को देखिए। बारिश कम तो वहां ज्यादातर ज्वार, गेहूं और तिल जैसी फसलें होती हैं जो कम पानी में भी उग सकें। तो हमने जमीन की बात की, मौसम की बात की, अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी इलाके की जान होती हैं, वहां की नदियां। ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं होती, ये तो लाइफलाइन होती हैं। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन पठारों की जमीन के नीचे क्या-क्या खजाने छिपे हैं। तो पहले बुंदेलखंड को देखते हैं। यहाँ की पथरीली जमीन से होकर कई नदियां बहती हैं, जैसे सिंध, पहूज, बेतवा, धसान और केन। ये नदियां इस सूखी जमीन के लिए बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, जो जिंदगी को चलाती रहती हैं। लेकिन इन सब में एक नदी है जो सबसे अहम है, और वो है बेतवा। इसे ऐसे ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा नहीं कहते। सच तो यह है कि बेतवा के बिना इस पूरे इलाके की कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, अब चलते हैं रीवा पन्ना की तरफ। यहाँ भी केन, सोन और टोन्स जैसी बड़ी नदियां हैं, लेकिन यहाँ की नदियां कुछ अलग ही कमाल करती हैं। ये ऊंचे ऊंचे कगारों से जब नीचे गिरती है ना, तो शानदार गरजते हुए झरने बनाती हैं, और ये झरने ही इस पूरे इलाके की पहचान बन गए हैं। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ भी दोनों की राहें एकदम जुदा हैं। एक तरफ बुंदेलखंड की पहचान है सीमेंट और कागज जैसी इंडस्ट्रीज से जो इंसानी मेहनत पर टिकी हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ रीवा पन्ना की दौलत उसकी जमीन के नीचे छिपी है। यहाँ चूना पत्थर के बड़े भंडार हैं। और पन्ना, अरे पन्ना तो अपने बेशकीमती हीरों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। चलिए, जमीन, पानी और पैसे रुपए की बात तो हो गई। अब जरा इन इलाकों की रूह में झांकते हैं। मतलब यहाँ के उन मशहूर जगहों को देखते हैं जो इनकी संस्कृति और इनके इतिहास की पूरी कहानी बयां करती हैं। बुंदेलखंड का तो चप्पा चप्पा इतिहास और अध्यात्म से भरा पड़ा है। आप छतरपुर जाएंगे तो वहाँ खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर मिलेंगे। निवाड़ी में ओरछा के शानदार किले और राम राजा मंदिर है, तो दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का हर पत्थर अपने शानदार गुजरे हुए कल की कहानी सुना रहा हो। और अब देखिए रीवा पन्ना की तस्वीर। यहाँ एक अलग ही संगम है। यहाँ कुदरत और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं। एक ओर रीवा का वो शानदार चचाई वाटरफॉल है, तो दूसरी ओर सतना में मेहर का शारदा मंदिर है और पन्ना का अजयगढ़ किला भी। मतलब यहाँ इतिहास और कुदरत के बीच एक गजब का बैलेंस देखने को मिलता है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हमारे सामने एक ही जगह पर दो पड़ोसी इलाकों की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है बुंदेलखंड, जो इतिहास और संघर्ष की आग में तपा हुआ एक पथरीला इलाका है, और दूसरी तरफ है रीवा पन्ना, जो कुदरत के खजानों से भरा पूरा हरा भरा इलाका है। और यहीं आकर एक बहुत दिलचस्प सवाल मन में आता है कि जमीन अपनी कहानी ज्यादा बेहतर तरीके से कहाँ सुनाती है, इतिहास और मुश्किलों से भरी चट्टानों पर, या फिर कुदरत के अनमोल खजानों और हरियाली के बीच? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। इसका जवाब तो इस बात में छिपा है कि हम खुद कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। भारत के दिल में, यानी मध्य भारत में, दो ऐसे इलाके हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, एकदम अलग। आज हम इन्हीं दो की कहानी समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच ये दो बड़े इलाके आखिर हैं कौन से? चलिए मेरे साथ एक सफर पर। हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल रेंज को। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम उत्तर के बड़े और निचले मैदानी हिस्से से। कह सकते हैं कि ये इस इलाके की कहानी का पहला चैप्टर है। हमारे इस सफर का पहला स्टॉप है नर्मदा सोन घाटी। सोचिए, एक बहुत बड़ा इलाका जिसे ताकतवर नदियों ने सदियों से, युगों से तराशा है। ये घाटी ही आप देखेंगे लंबी और थोड़ी संकरी है, पर इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दो दरारों के बीच में नीचे की तरफ धंस गया, और इसी से ये अनोखा नजारा बना। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि हम पूरे मध्य प्रदेश के सबसे निचले हिस्से की बात कर रहे हैं। यही इसका निचलापन है जो इस घाटी की पहचान है, और यहाँ के जीवन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, और ये कितनी बड़ी है? तो सुनिए, ये 86,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली है। अंदाजा लगाइए, ये एरिया स्विट्जरलैंड जैसे देश से भी दुगना है। मतलब सच में ये एक बहुत ही विशाल इलाका है। ये घाटी अकेले ही मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 1/4 से भी ज्यादा है, पूरा 26%। और इसी वजह से ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन बन जाता है। यहाँ की औसत ऊंचाई देखें तो वो सिर्फ 300 से 400 मीटर के बीच है, तो इससे ये बात और पक्की हो जाती है कि ये एक निचला मैदानी इलाका है। इस पूरे इलाके की बुनियाद दक्कन ट्रैप की चट्टानों पर टिकी है। अब ये चट्टानें लाखों साल पहले जो ज्वालामुखी का लावा बहा था ना, उससे बनी हैं, और इसी लावा ने यहाँ की मिट्टी को इतना ज्यादा उपजाऊ मतलब फर्टाइल बना दिया है। और इसी कमाल की काली मिट्टी की वजह से इस इलाके को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ की मेन फसल तो गेहूं है, लेकिन उसके साथ साथ चावल, कपास, मूंगफली, ये सब भी खूब उगाया जाता है। तो ठीक है, हमने उपजाऊ घाटी को तो समझ लिया। अब चलिए यहाँ से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, और यहाँ पहुँचते ही एक बिल्कुल अलग ही दुनिया सामने आती है। सतपुड़ा मैकल की शानदार पर्वत श्रृंखला। इस माउंटेन रेंज को देखते ही जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो है इसका अनोखा तिकोना आकार, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप जो एकदम साफ नजर आता है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। हाँ, ये नर्मदा घाटी के आधे से भी कम है, पर फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका है। पूरे राज्य के एरिया का ये लगभग 11% हिस्सा है, और इस हिसाब से ये प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है।
यहाँ की जो जियोलॉजिकल कहानी है वो घाटी से कहीं ज्यादा पेचीदा है। मतलब यहाँ ज्वालामुखी वाले दक्कन ट्रैप तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ गोंडवाना ग्रुप की चट्टानें भी मिलती हैं। ये पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इन दोनों के मिलने से यहाँ की जमीन को एक अलग ही डाइवर्स रूप मिला है। यहाँ का मौसम भी एकदम अलग है। यहाँ साल में औसतन 125 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो नर्मदा घाटी से काफी ज्यादा है। और यही नमी, यही बारिश यहाँ के घने जंगलों और यहाँ की जिंदगी को बनाती है। और अगर सबसे ज्यादा बारिश की बात करें तो वो होती है पचमढ़ी में। वहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 199 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो ठीक है, हमने दोनों इलाकों को अलग अलग देख लिया। अब ऐसा करते हैं, जो भी हमने जाना है उसे एक साथ रखकर इन दोनों की आमने सामने तुलना करते हैं। तो असल सवाल ये उठता है कि ये दो बड़े लैंडस्केप्स एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं, मतलब इनमें क्या फर्क है। चलिए, इनके जो मेन अंतर हैं उन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है नर्मदा घाटी, जो नीची है, उपजाऊ है, बहुत बड़ी है और राज्य का 26% हिस्सा कवर करती है। ये गेहूं की खेती का गढ़ है। और दूसरी तरफ है सतपुड़ा की ऊंची तिकोनी पर्वत श्रृंखला। ये सिर्फ 11% हिस्से में है, लेकिन अपनी तेज बारिश और घने जंगलों के लिए मशहूर है। तो इनकी कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले। सबसे पहले ज्वालामुखी के लावा ने एक बेस बनाया, एक नींव रखी। फिर नर्मदा घाटी नीचे की ओर धंस गई और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स ने सतपुड़ा को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। और नतीजा, आज के ये दो बिल्कुल अलग अलग इलाके। अब अगर हम देखें कि लोग कहाँ बसे हैं, तो जबलपुर और होशंगाबाद जैसे बड़े जिले नर्मदा घाटी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बालाघाट और छिंदवाड़ा जैसे जिले सतपुड़ा रेंज का हिस्सा हैं। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे वो घाटी की उपजाऊ जमीन हो या पहाड़ों की बारिश में भीगी चोटियां। असल में ज्योग्राफी ही है जो इस पूरे इलाके की कहानी लिखती है, इसकी किस्मत तय करती है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि चट्टानों और नदियों की ये जो पुरानी बुनियाद है, वो आज भी इस जमीन की संस्कृति और यहाँ के लोगों की जिंदगी को किस तरह से बना और बदल रही है। भारत के नक्शे को अगर देखें तो ठीक बीचों बीच एक रीढ़ की हड्डी की तरह फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, ये है सतपुड़ा रेंज। पर ये सिर्फ पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं है, ये वो ताकत है जो असल में मध्य भारत की नदियों का रास्ता तय करती है, यहाँ के मौसम को बनाती है और करोड़ों जिंदगियों को एक पहचान देती है। तो चलिए आज इसी विशालकाय संरचना की परतें खोलते हैं। तो ये है हमारी आज की यात्रा का गाइड मैप। देखिए, सतपुड़ा को अगर ठीक से समझना है तो इसे हम 3 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पश्चिम में राजपीपला, फिर बीच में महादेव और ग्वालीगढ़ और पूरब में मैकाल रेंज। हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, और ये देखेंगे कि हर एक हिस्से की अपनी क्या खास कहानी है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सतपुड़ा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, फिर एक एक करके इसके तीनों हिस्सों की पड़ताल करेंगे और आखिर में इसकी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सतपुड़ा के सबसे जरूरी काम की। इसे एक ग्रेट वाटर डिवाइड कहा जाता है। अब सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत ही दिलचस्प है। जरा सोचकर देखिए, आसमान से पानी की जो भी बूंद जमीन पर गिरती है तो ये पहाड़ी तो तय करते हैं कि उसे किस तरफ जाना है। एक वाटर डिवाइड आप कह सकते हैं, पानी के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो पानी की धाराओं को 2 अलग-अलग रास्तों पर भेज देता है। और सतपुड़ा ठीक यही करता है। ये एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इसके एक तरफ का पानी बहकर नर्मदा नदी में चला जाता है और उत्तर की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ का पानी ताप्ती और गोदावरी सिस्टम में मिलकर दक्षिण का रुख कर लेता है। मतलब ये मध्य भारत के पूरे ड्रेनेज सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। चलिए अब अपनी वर्चुअल यात्रा को जमीन पर उतारते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सतपुड़ा का पश्चिमी दरवाजा, राजपीपला हिल्स। हमारे नक्शे का ये हिस्सा गुजरात से शुरू होता है और महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक पहुंचता है। माना जाता है कि ये इस रेंज का सबसे ऊबड़-खाबड़ और जंगली इलाका है। तो राजपीपला की असल पहचान है इसकी एकदम खड़ी ढलानें और गहरी संकरी घाटियां। यहाँ के पहाड़ बहुत नुकीले हैं, जो इसे एक बहुत ही नाटकीय, मतलब एक ड्रामेटिक और दुर्गम रूप देते हैं।
और हाँ, असीरगढ़ का वो मशहूर किला भी तो इन्हीं पहाड़ियों में है। अच्छा, अब थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ते हैं और सतपुड़ा के बिल्कुल दिल में कदम रखते हैं। ये है ग्वालीगढ़ और महादेव रेंज का इलाका। ये इस पूरी श्रृंखला का सबसे चौड़ा और शायद सबसे मशहूर हिस्सा भी है। जैसा कि हमारे गाइड मैप में भी दिख रहा है, ये जो बीच का हिस्सा है वो काफी फैला हुआ है। और जानते हैं इस हिस्से को सबसे दिलचस्प क्या बनाता है? सतपुड़ा के 2 सबसे बड़े नगीने यहीं पर मौजूद हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की शान, वो खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये दोनों ही इसी महादेव रेंज में हैं। इसीलिए तो इसे सतपुड़ा का भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों तरह का दिल कहा जा सकता है। हमारा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, सतपुड़ा का पूर्वी छोर, जिसे मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है, और इसका आकार ही इसकी पहली पहचान है। हमारे मैप के इस पूर्वी सिरे को जरा ध्यान से देखिए। ये सीधा नहीं है बल्कि एक चांद की तरह मुड़ा हुआ है, एक अर्धचंद्राकार या क्रेसेंट शेप में। ये अनोखा डिजाइन ही इसे बाकी सतपुड़ा से बिल्कुल अलग बनाता है। ये ना सिर्फ इस रेंज का सबसे चौड़ा हिस्सा है, बल्कि इसका ये क्रेसेंट शेप इसे एक खास पहचान देता है। लेकिन कहानी सिर्फ इसके आकार पर ही खत्म नहीं होती, इसका महत्व तो कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे अहम बात यह है कि मैकाल की गोद से 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बड़ी नदियां जन्म लेती हैं, नर्मदा, सोन और जोहेला। और हाँ, इसका अमरकंटक पठार वो तो एक जादुई जगह है जहां भारत की 2 महान पर्वतमालाएं विंध्य और सतपुड़ा एक दूसरे से आके मिलती हैं। तो हमने पूरी रेंज का सफर तय कर लिया है। अब वक्त है इसके सिर के ताज से मिलने का, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का। 1350 मीटर, इस नंबर को याद रखिएगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मध्य भारत की बुलंदी का प्रतीक है। ये ऊंचाई है धूपगढ़ की, सिर्फ सतपुड़ा की ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, ये महादेव की पहाड़ियों में स्थित है, सतपुड़ा के ठीक दिल में। और ये तथ्य तो शानदार ढंग से ये दिखाता है कि ये इलाका सिर्फ भूवैज्ञानिक रूप से ही नहीं बल्कि कुदरती तौर पर भी कितना खास है। पचमढ़ी का बायोस्फीयर रिजर्व होना इस बात का पक्का सबूत है कि ये पहाड़ जीवन को जन्म भी देते हैं और उसे सहेजते भी हैं। तो अगली बार जब कोई भारत के दिल की बात करे तो सिर्फ शहरों का नहीं, इस महान सतपुड़ा रेंज का ख्याल जरूर आना चाहिए। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक जीवन रेखा है, एक सभ्यता को गढ़ने वाला कलाकार। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भूगोल आखिर किस तरह हमारी किस्मत लिखता है।